कुछ ऐतिहासिक रहस्य इतने अविश्वसनीय लगते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। कुछ मामलों में रहस्य सालों या यहां तक कि सदियों बाद आखिरकार सुलझ जाता है। कई जांचें जारी रहती है और घटनाओं का सच सामने नहीं आ पाता। नंबर 10। 23 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल फ्रेड एटकिंस के साथ क्या हुआ, यह रहस्य जांचकर्ताओं को एक सदी से भी ज्यादा समय से उलझाए हुए है। हैरानी की बात है कि हमारे पास उस सुबह की घटनाओं का सटीक विवरण है, लेकिन अपराधी की पहचान कभी नहीं हो पाई। और चूंकि इतना समय बीत चुका है, इसलिए यह बेहद असंभव है कि यह मामला कभी सुलझ पाएगा। यह 23 सितंबर 1881 के सुबह के शुरुआती घंटे थे। उस सुबह उसने तय किया कि वह इलाके में बने एक बड़े घर द नोल तक टहलने जाएगा। इलाके में चोर सक्रिय थे, इसलिए वह घर के चारों ओर घूमकर सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। घर के अंदर बटलर, जिसका नाम मिस्टर शॉर्ट था, ने लगभग 1:15 बजे रात को ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने आग्नेयास्त्र चलाया हो। पहले उसे लगा ये आवाजें इमारत के अंदर से आ रही है। वो बिस्तर से कूद कर उठा और घर में तलाश करने लगा, और ऐसा करते हुए उसे एक हाउसकीपर मिली जो उस शोर से जाग गई थी। उन्होंने हर कमरे की जांच की और देखा कि सब सुरक्षित था। मुख्य दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर कराहने की आवाज सुन वे चिंतित हो गए। मिस्टर शॉर्ट ने दरवाजा खोला और एटकिंस को जमीन पर पड़ा देख हैरान रह गए। ये तुरंत साफ हो गया कि वह आग्नेयास्त्र से घायल हुआ था, और घर के मालिक मिस्टर पॉयस्केकी को उन्हें बनते हालात से अवगत कराया गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कई अधिकारी तुरंत पहुंचे। पता चला एटकिंस को 3 गोलियां लगी थी, इसलिए उसे तुरंत इलाज चाहिए था। उन्हें किंगस्टन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां डॉक्टर रूट्स ने उनकी जांच की, क्योंकि पास का अस्पताल दूर था। एटकिंस के घावों का इलाज करते समय कांस्टेबल ने बताया कि घर के पास उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं दिखा, लेकिन फिर अंधेरे में लालटेन और कम से कम 2 लोगों को फुसफुसाते देखा। अगले ही पल उन्हें सीने, पेट और बाईं जांघ में गोली मारी गई। यही आखिरी बात थी जो उन्हें याद थी, और दुर्भाग्यवश अपनी चोटों के कारण वह एक दिन बाद चल बसे। घर के परिसर की पूरी तरह से जांच की गई और जमीन पर एक लालटेन के साथ एक सब्बल भी मिला। यह स्पष्ट हो गया कि एटकिंस ने अनजाने में हो रही चोरी पर अनजाने में जा टकराया था, और उनके हमलावरों ने उन्हें बहुत पहले देख लिया था, इससे पहले कि वह उन्हें देख पाते। इससे उनके लिए एटकिंस पर घात लगाकर हमला करना और किसी और के जानने से पहले वहां से भाग जाना आसान हो गया। हमलावरों की पहचान बताने पर 100 पाउंड इनाम घोषित किया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा और मामला जल्दी ठंडा पड़ गया। आज तक किसी को भी संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है, और एटकिंस का मामला अब भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 9। जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके दर्ज कराई जाए, ताकि पुलिस भी जल्द से जल्द जांच शुरू कर सके। इसलिए लॉयड गेंस नामक एक व्यक्ति के मामले में उसकी गुमशुदगी की कभी रिपोर्ट नहीं की गई, और इसी वजह से उसका मामला कभी सुलझ नहीं पाया। लॉयड का जन्म 1911 में वाटर वैली, मिसिसिपी में हुआ। लॉयड के पिता के निधन के बाद 15 साल की उम्र में वह परिवार सहित सेंट लुइस, मिसौरी चले गए। आखिरकार लॉयड ने लिंकन यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और उनका इरादा कानून की पढ़ाई करने का था। हालांकि उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि वह स्कूल के नस्ली मानदंडों पर खरे नहीं उतरे, और उन्हें बताया गया कि उन्हें कहीं और पढ़ाई करनी होगी। मिसौरी राज्य ने उन्हें बाहर पढ़ने के लिए पैसे देने की पेशकश की, लेकिन लॉयड ने मना कर उस स्कूल पर मुकदमा कर दिया जिसने प्रवेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूलों को सभी को समान शिक्षा देनी होगी, भले ही उनकी पृष्ठभूमि, संस्कृति या जाति कुछ भी हो। ऐसा न करने पर उन्हें दूसरे स्कूल बनाने होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लिंकन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ मिसौरी जनरल असेंबली द्वारा स्थापित हुआ। स्कूल 1939 की शरद ऋतु में खुला, और इसमें शामिल सभी लोगों को उम्मीद थी कि लॉयड पहले छात्रों में से एक होंगे जो नामांकन करेंगे, लेकिन वह अजीब तरह से अनुपस्थित थे। इसके अलावा
वकीलों ने फिर से अदालत जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे नए स्कूल की खराब अध्ययन सामग्री से असंतुष्ट थे। लेकिन वे लॉयड से संपर्क नहीं कर सके, जिन्हें महीनों से किसी ने नहीं देखा था। यह ज्ञात है कि लॉयड ने स्कूल के निर्माण के दौरान काम तलाशने का फैसला किया था और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों से कहा था कि वे कैंसस सिटी जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने शिकागो में एक रात रुकने का भी प्लान बनाया था। यह पता चला कि वे शिकागो के एक फ्लैट हाउस में ठहरे थे। कई गवाहों ने यह बताया। एक रात उन्होंने कहा कि वह डाक टिकटें लेने जा रहे हैं, पर लौटे नहीं। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि वह लापता हो गए हैं, खोजबीन शुरू कर दी गई और उनके मामले का विवरण देने वाले पोस्टर बांटे गए, लेकिन लॉयड का पता नहीं चल सका। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह राजनीति से थककर मेक्सिको में नई जिंदगी शुरू करने चले गए हैं। कुछ लोगों का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में उनकी भूमिका के कारण उनके साथ कोई साजिश या हिंसक वारदात हुई थी, लेकिन ये सब केवल अटकलें थी। कोई आधिकारिक जांच कभी शुरू नहीं की गई, क्योंकि पता नहीं था कि लॉयड ने कहीं और बसने का फैसला किया या नहीं। कुछ लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला। 2006 में लॉयड को उसी स्कूल ने मानद डिग्री दी जिसे स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी, और उनकी वकालत का लाइसेंस मरणोपरांत मंजूर हुई। कानून स्कूल में समानता प्राप्त करने के उनके प्रयासों के बारे में आज भी बात की जाती है, भले ही उन्हें कभी वकील बनने का मौका नहीं मिला। नंबर 8। 1734 में गवर्नर जॉर्ज बुरिंगटन, जो डेवोनशायर इंग्लैंड से थे, उत्तरी कैरोलिना के ब्रंसविक काउंटी के केप फियर में एक बस्ती के निवासियों के हमले से मुश्किल से बच पाए थे। बुरिंगटन के पिता राजा जॉर्ज प्रथम के समर्थक थे, इसलिए उन्हें उत्तरी कैरोलिना का गवर्नर बनाया गया। वह 1723 में अमेरिका आए और अगले साल अपने पद की शपथ ली। ब्रंसविक काउंटी में दक्षिण कैरोलिना के कुछ लोग बस गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी अवैध मानी गई। इस बस्ती की स्थापना मॉरिस मूर और उनके साले एडवर्ड मोसली ने की थी, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं किसी और की जमीन पर दावा किया था। जब सरकार को इस बात की जानकारी हुई तो बरिंगटन को जांच के लिए वहां भेजा गया और उन्होंने तुरंत ही उस समूह के जमीन के पट्टों को रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंद के लोगों के समूहों को वहां की जमीन लेने और न्यूटाउन नामक एक कस्बा बसाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अब विल्मिंगटन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण वह बस्ती जल्दी विफल हो गई और बरिंगटन को वहां से भगा दिया गया, जिससे कई समर्थकों पर हमला हुआ और उनकी जान गई। बरिंगटन इंग्लैंड चले गए और बसने वालों ने विल्मिंगटन पर कब्जा कर लिया। वह 1734 में लौटे, पर विल्मिंगटन का समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने हॉपफील्ड्स, नॉर्थ कैरोलिना में अपनी संपत्ति भी बेच दी थी और इस तरह उन्होंने थोड़ी सी दौलत जमा कर ली थी। उन्होंने राजनीति में बने रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी रूखी और उग्र प्रवृत्ति के कारण उन्हें नॉर्थ कैरोलिना के पहले शाही गवर्नर पद से हटा दिया गया। वो कई बार औपनिवेशिक विधानसभा और क्षेत्र के प्रभावशाली जमींदारों से टकरा चुके थे। वह कई बार लोगों के प्रति शारीरिक रूप से हिंसक हो गए थे, घोड़े चुराए थे, लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी और उन्हें फायदे से ज्यादा बोझ के रूप में देखा जाने लगा था। इंग्लैंड में भी बरिंगटन के खिलाफ शिकायतें हुई और चीफ विलियम स्मिथ ने बोर्ड ऑफ ट्रेड से कहा कि वह अस्थिर हैं और नेता बनने योग्य नहीं। इसलिए उनके पास लंदन जाकर शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति जीवन जीने के अलावा विकल्प नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 फरवरी 1759 को बरिंगटन ने सेंट जेम्स पार्क में टहलने का फैसला किया, जो इलाका लुटेरों और अन्य अपराधों के लिए बदनाम हो चुका था। माना जाता है कि लुटेरों के एक समूह ने उन्हें आसान शिकार समझा। बरिंगटन, जो तब 70 से ऊपर के थे, ने बहादुरी दिखाई, लेकिन हमलावरों से नहीं लड़ सके। अगली सुबह वे पार्क के बर्ड केज वॉक इलाके की नहर में मृत मिले। तय हुआ कि या तो वे खुद गिरे या किसी ने उन्हें फेंका, जिससे उनकी मौत हुई। चूंकि हिंसक संघर्ष के संकेत मिले थे, इसलिए उनके मामले को एक असफल डकैती के परिणाम स्वरूप हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्योंकि किसी ने झगड़ा नहीं देखा, सबूत नहीं मिले और बरिंगटन के हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए मामला अनसुलझा रह गया। नंबर 7। हनान मंसूर का जन्म 1930 के दशक के मध्य में
लेबनान के शूफ पहाड़ों में हुआ था। उनका परिवार इलाके में प्रसिद्ध था और वह बेरूत में आराम से बड़ी हुई। वह अपने भाई नबी के बहुत करीब थी, जो लेबनान में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन नबी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनका जाना हनान पर गहरा असर डालने वाला था। 20 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस अधिकारी फारूक मंसूर से शादी की, जो अमीर परिवार से थे। वे बेरूत में बड़े घर में बस गए और 3 बच्चे हुए। कहा जाता है कि वह परिवार के प्रति बहुत सुरक्षात्मक और समर्पित थीं। लेकिन एक समय उन्हें खतरनाक हृदय रोग हुआ और विशेषज्ञ द्वारा की जाने वाली सर्जरी की जरूरत पड़ी। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने गहने अपने भाई हरक्यूल को सौंप दिया और उनसे कहा कि जब तक वह लौट ना आए तब तक उसे सुरक्षित रखे। माना जाता है कि यह प्रक्रिया रिचमंड वर्जीनिया में हुई थी और अब पता चला है कि उनकी यह स्थिति 3 गर्भधारणाओं के कारण दिल पर असर से हुई। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद यह पता चला, पर इलाज नहीं कराया और तीसरे बच्चे के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी। बाद में अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि जब वे हनान को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे थे तो वह बहुत घबरा गई और उन्होंने अपनी बेटी लैला को फोन करने की इच्छा जताई, जो उस समय वेनेजुएला में यात्रा कर रही थी। वे अमेरिका नहीं जा सकी क्योंकि पासपोर्ट खो गया और हनान भी संपर्क नहीं कर पाई क्योंकि कॉल नहीं लगी। उनकी घबराहट के बावजूद ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़ा, लेकिन प्रक्रिया के दौरान जटिलताओं के कारण 11 मार्च 1972 को मात्र 36 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यह उल्लेखनीय है कि हनान ने अपनी सर्जरी होने से 2 साल पहले ही अपने पति से अपनी मृत्यु के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने पति से कहा था कि वह पुनर्जन्म लेंगी और जब वह परलोक से लौटेंगी तो उनके पास सुनाने के लिए कई कहानियां होंगी। असफल सर्जरी के 10 दिन बाद अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। बेरूत में सुजैन घानम नामक लड़की का जन्म हुआ। उसकी मां ने जन्म से पहले सपनों में 40 साल की महिला को देखा जिसने लड़की के जन्म की भविष्यवाणी की थी। सुजैन के सीने पर जन्म से निशान था, जो ठीक वही था जहां हनान की सर्जरी में चीरा लगा था। 16 महीने बाद सुजैन ने पहले शब्द कहे। उसने अपने परिवार के घर में टेलीफोन का रिसीवर उठाया और उसे कहते हुए सुना गया, हेलो लैला। वही नाम जो हनान की बेटी का था, जिसने अपनी मां की कॉल मिस कर दी थी। पहले ही अजीब था, पर सुजैन के 2 साल की उम्र में सब और अजीब हो गया। वह हनान के परिवार के 13 सदस्यों को नाम से पहचान सकती थी। इसमें हनान के माता पिता व भाई बहन थे और कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे हुआ। हनान के परिवार को इसके बारे में पता चला और उन्होंने सुजैन से मिलने का फैसला किया, जिसके बाद वे हैरान रह गए। उसने फारूक को पहचानकर सिर उसकी छाती पर वैसे ही रखा जैसे हनान रखती थी और उसकी दूसरी शादी पर उसे डांटती व याद दिलाती कि उसने सिर्फ उसी से प्यार करने की कसम खाई थी। यह माना गया कि यह पुनर्जन्म का मामला था, लेकिन कई विशेषज्ञ इन घटनाओं से हैरान हैं और कोई सही व्याख्या नहीं मिली। नंबर 6, लंबे समय तक इतिहासकारों का मानना था कि वाइकिंग्स ने 1000 ईस्वी के आसपास दुनिया की खोज करते हुए उत्तरी अमेरिका और न्यू फाउंडलैंड तक यात्रा की थी। लेकिन केंसिंगटन रून पत्थर की खोज शायद इतिहास के उस हिस्से को हमेशा के लिए बदल सकती है। 1898 में एक स्वीडिश व्यक्ति जिसका नाम ओलाफ ओहमन था, अमेरिका आकर मिनीसोटा में बस गया। उसने केंसिंगटन के पास जमीन खरीदी। एक दिन बेटे के साथ टहलते हुए उसने कुछ अजीब देखा। एक पेड़ की जड़ों में उसने बलुआ पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा और जांचने का फैसला किया। वह उस पत्थर के स्लैब को जमीन से निकालने में कामयाब हो गया और शुरू में उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर उसके बेटे ने देखा कि उसमें कुछ अजीब निशान हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने तय किया कि वे उस पत्थर को अपने फार्म हाउस ले जाएंगे, जो पत्थर के वजन के कारण कोई आसान काम नहीं था। खोज की खबर फैलने पर मिनीसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओजे ब्रेडा ने उस पत्थर की जांच की और पाया कि अजीब निशान स्कैंडिनेवियाई रून्स हैं। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा
कि उन्हें लगता है कि पत्थर नकली है और इसके बाद उस पर कोई और अध्ययन किए बिना उसे फार्म पर ही छोड़ दिया गया। यह फार्म की जमीन पर 1907 तक पड़ा रहा, जब इसे नॉर्वेजियन इतिहासकार हालमार हॉलैंड ने फिर से खोजा। वह रून लिपि से आकर्षित हुए और उसे ओमन से खरीदने की पेशकश की और ओमन ने उसका पैसा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हॉलैंड ने रून लिपियों का 10 साल अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि यह साधारण जालसाजी नहीं थी। यह खेत में बहुत समय से पड़ा था। जहां तक पत्थर पर लिखी बात है, मिनेसोटा के अलेक्जेंड्रिया के भाषाविद स्वेन एस एस्ब्यॉर्क ने उन रून लिपियों का लैटिन और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो पढ़ने में दिलचस्प था। वे 30 उत्तरी यूरोपीय खोजकर्ताओं की कहानी बताते हैं जो विनलैंड से पश्चिम गए थे। कुछ लोगों ने मछली पकड़ने का निर्णय लिया। लौटने पर देखा उनके 10 साथियों पर हमला हुआ और वे अब जीवित नहीं थे। इसमें उन खोजकर्ताओं का भी जिक्र था जिन्हें समुद्र तट पर पीछे छोड़ दिया गया था, जहां पहुंचने में 2 हफ्ते लगते। ये सब रोचक था, लेकिन विद्वानों को सबसे ज्यादा हैरानी उस तारीख पर होती है जब पत्थर पर ये अक्षर खुदे गए। इसकी तारीख 1362 है, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा से 130 साल पहले की है। अगर ये पत्थर असली है तो ये इतिहासकारों की खोजों पर सवाल उठा सकता है कि वाइकिंग्स वहां बाद में पहुंचे थे। लेकिन पत्थर असली या नकली है, ये बहस आज भी जारी है। इसे बार बार फर्जी करार दिया गया है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ओमेन या उनके जानकार ने ही पत्थर पर रून्स उकेरे और फिर दुनिया को दिखाया। केवल समय ही बताएगा कि क्या आगे कोई और जवाब मिल पाएंगे, लेकिन फिलहाल केंसिंगटन रून स्टोन एक आकर्षक रहस्य बना हुआ है जिसे शायद कभी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकेगा। नंबर 5। जांचकर्ता जब पुराने अनसुलझे मामले फिर से खोलते हैं तो उम्मीद होती है कि नया सबूत मिलेगा और अपराधी की पहचान होगी। लेकिन एक रहस्य इतना पुराना है कि शायद हमेशा अनसुलझा ही रहे। 1991 में एन अरुंडेल काउंटी के मानव विज्ञानी समेत एक समूह ने मैरीलैंड के उस स्थान का अध्ययन शुरू किया जिसे अब अनापोलिस कहा जाता है, जो 17वीं सदी का है। इस परियोजना का उद्देश्य उन बस्तियों को ढूंढना और उनका अध्ययन करना था जो बहुत पहले इस क्षेत्र में मौजूद थीं और उनकी जीवन शैली, विश्वासों और परंपराओं के बारे में जितना संभव हो सके जानना था। अध्ययन के दौरान उन्हें लेवी नेक स्थल मिला जहां उन्होंने अद्भुत खोज की। एक स्थल की खुदाई में उन्हें 17वीं सदी के एक घर के तहखाने में छोड़े अवशेष मिले। डगलस ऑज़ले ने जल्द ही तय किया कि यह अवशेष एक पुरुष का है, शायद वह यूरोप से था। जांच में पता चला कि दांत और रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त थी, जिससे निष्कर्ष निकला कि जिस व्यक्ति के ये अवशेष थे वह या तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था या उससे बहुत कठोर श्रम कराया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह खोपड़ी 17वीं सदी के मध्य चेसापीक बे क्षेत्र के एक बंधुआ मजदूर की थी, जिसे मालिक के आदेश मानने के अलावा विकल्प नहीं था। यह ज्ञात है कि इस समय के दौरान युवा लोग उस क्षेत्र में बंधुआ श्रम के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने उस क्षेत्र में आते थे। उन्हें फिर खेती करने वाले कारीगर या कठिन श्रम करने वाले मजदूर बना दिया जाता था और वे मुश्किल से दोबारा आजादी पाते थे। आमतौर पर इन श्रमिकों में से प्रत्येक को अपने नियोक्ताओं के लिए कम से कम 4 साल तक काम करने का अनुबंधित दायित्व होता था, जिसके बाद उनका कर्ज माफ कर दिया जाता था। लेकिन कई मामलों में उनसे हर दिन इतनी मेहनत करवाई जाती थी कि वे थकावट से चूर हो जाते थे और अपने अनुबंध के समाप्त होने से बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस समय अध्ययन में एक पुरातत्वविद जेन कॉक्स भी शामिल थीं और वहां मिले अन्य अवशेषों की मदद से, जैसे कि 1663 का एक विंडो स्टैंप और 1664 का एक सिक्का, यह निर्धारित किया गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु संभवतः 1665 और 1675 के बीच हुई थी। उस समय एक कानून पर विचार हो रहा था जो अनुबंधित सेवकों के मालिकों को उन्हें निजी तौर पर दफनाने से रोकता था। अतीत में कई सेवकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और जब वे अपनी चोटों के कारण मर जाते थे तो उन्हें बस दफना दिया जाता था ताकि उनके साथ हुई ज्यादती को छुपाया जा सके। इस कंकाल के साथ भी ऐसा ही मामला था। पता चला उस आदमी ने वार से बचते हुए कलाई तोड़ ली थी और जल्दी
उसकी मौत भी शायद उसी व्यक्ति ने कर दी। पीड़ित की पहचान जाहिर तौर पर कभी नहीं हो पाएगी और इसलिए उसके हमलावर की पहचान भी शायद कभी नहीं हो पाएगी, जिससे ये मामला एक रहस्य बनकर रह जाएगा जो आने वाले कई वर्षों तक विशेषज्ञों को उलझन में डाले रखेगा। नंबर 4। दिसंबर 1908 में मेरियन गिलक्रिस्ट नामक बुजुर्ग महिला ग्लासगो, स्कॉटलैंड में रहती थी। उनका घर वेस्ट प्रिंसेस स्ट्रीट के क्वींस टेरेस में था और वे काफी अमीर थीं। उसी साल 21 दिसंबर को वह एक हत्या के मामले का केंद्र बन गई, जिसे तब और अब तक की जांचों के बावजूद सुलझाया नहीं जा सका है। उस रात मैरियन ने अपनी नौकरानी हेलन लैम्बी को शाम का अखबार लाने शहर भेजा। हेलन शायद थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलकर खुश थी और उसने कहा था कि वह लगभग 10 मिनट में वापस आ जाएगी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मैरियन के पड़ोसी मिस्टर एडम्स से हो गई और दोनों बातें करने लगे। जब हेलन घर लौटी तो मिस्टर एडम्स ने उसके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि शायद वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। लेकिन जब हेलन ने दरवाजा खोला तो उन्हें ऐसा दृश्य दिखा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उसने अधिकारियों से कहा कि उसने एक आदमी को मैरियन के बेडरूम से बाहर भागते देखा। वो पीछे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे भाग गया और बच गया। हेलेन हैरान हुई और उसने घर में खोज शुरू की। पहले मैरियन का बेडरूम, फिर रसोई और डाइनिंग रूम देखा। हेलेन हैरान रह गई जब उसने मैरियन को मृत देखा और साफ था कि उस पर उसी आदमी ने हमला किया था जिसे उसने भागते देखा था। वो जोर से चिल्लाई और घर से बाहर भागी, जहां फिर मिस्टर एडम्स से मिली। दोनों ने सड़क के ऊपर नीचे देखा कि क्या हमलावर अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया था जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सड़क पूरी तरह से शांत थी और उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया जिनका नाम भी एडम्स था। उन्हें डाइनिंग रूम में ले जाकर मेरियन की जांच की गई और निष्कर्ष निकला कि उनके सिर पर टूटी कुर्सी के पैर से वार हुआ। पुलिस को सूचना मिली और जांच शुरू हुई। उन्होंने पता लगाया कि मेरियन के बेडरूम में गैस लालटेनें उसके हमलावर ने जलाई और भागते वक्त माचिस की डिब्बी छोड़ गया। वो कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरियन के निजी कागजातों का डिब्बा तोड़कर खोला गया। कुछ कागजात फर्श पर थे और सुझाव दिया गया कि वह कुछ खास चीज ढूंढ रहा था, क्योंकि कई कीमती गहने ड्रेसिंग टेबल पर वैसे ही रखे थे जहां मेरियन ने रखे थे। वे साफ दिख रहे थे और कोई भी मौकापरस्त चोर सबसे पहले उन्हें चुरा लेता। अन्य कमरों में भी गहने रखे हुए थे और कुल मिलाकर उनकी कीमत लगभग 3000 पाउंड थी। फिर भी उन्हें छुआ तक नहीं गया। सिर्फ एक गहना, एक हीरे का ब्रोच चुराया गया था। हेलेन ने बताया कि उसने जिस अपराधी को देखा था उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। उसका मानना था कि उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 8 इंच थी। बाल काले थे, वह बिना दाढ़ी मूंछ का था और हल्के स्लेटी ओवरकोट व कपड़े की टोपी पहने था। लेकिन एक लड़की जो उस घर के पास से गुजर रही थी जब वो आदमी भाग रहा था, उसने बिल्कुल अलग बयान दिया और उसने ये भी जोड़ा कि वो आदमी उसके पास से तेजी से निकलते हुए उसे लगभग गिरा ही देता। जांच के दौरान ये पता चला कि एक आदमी जिसका नाम ऑस्कर लेशिनर था, जो जर्मनी से आया था, वह मुख्य संदिग्ध था। ऑस्कर, जो 1 माह पहले ग्लासगो आया था और स्लेटर नाम से हीरे के ब्रोच की गिरवी रसीद बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस पूछताछ के लिए उसके अपार्टमेंट गई, लेकिन वह और उसकी फ्रांसीसी साथी आंद्रे अंतवान लिवरपूल होते हुए न्यूयॉर्क जा चुके थे। सूचना देने पर 200 पाउंड का इनाम था और अंत में ऑस्कर गिरफ्तार हुआ। ग्लासगो में उसका मुकदमा चला और वह दोषी पाया गया। 19 साल जेल में बिताने के बाद ही उसे निर्दोष घोषित किया गया। गलत तरीके से जेल भेजे जाने पर उसे बड़ा मुआवजा मिला, जबकि मैरियन के असली हमलावर की पहचान नहीं हो सकी। नंबर 3, जॉर्ज कोवाल कोरेसिस, ग्रीक अमेरिकी नौसेना अधिकारी, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान साराटोगा की कमान संभाली थी, कि हत्या करने वाले की पहचान आज भी नहीं हो पाई है और ये मामला अभी भी अधिकारियों के लिए पहेली है। जॉर्ज का जन्म 1816 में चियोस, ग्रीस में हुआ, लेकिन उनका जीवन शुरू से ही कठिन था। 6 साल की उम्र में उन्हें ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों द्वारा अगवा कर लिया गया था
और उनके पिता द्वारा फिरौती देने के बाद उन्हें रिहा कर अमेरिका भेज दिया गया। वे वर्मोंट में कैप्टन एल्डन पार्ट्रिज के परिवार के साथ रहे और सैन्य अकादमी में पढ़े। वयस्क होने पर वे नौसेना में शामिल हुए और लंबा उल्लेखनीय सैन्य करियर पूरा कर 1867 में सेवानिवृत्त हुए। वे पत्नी संग लिचफील्ड, कनेक्टिकट में रहे, पर 5 साल बाद न्यूयॉर्क जाने का सोचा। यह ज्ञात है कि वे लगभग $8,000 अपने पास लेकर यात्रा पर निकले थे और उनके पास एक छाता और एक छुपी हुई ब्लेड वाला छड़ी भी थी। उन्होंने वार्ड के रेस्तरां में रात का खाना खाया। उसके बाद वे एक दवा की दुकान पर गए, जहां से उन्होंने 2 लिफाफे और कुछ लिखने का कागज खरीदा। वे रात 10:35 बजे दुकान से निकले और डॉक की ओर जाते देखे गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। जब वे क्लिंटन स्ट्रीट पर चल रहे थे, किसी ने उन पर आग्नेय अस्त्र से हमला किया और उनकी जान ले ली। जब जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने उनकी छतरी और छड़ी उनके पास पड़ी हुई पाई। सड़क के पार उन्हें एक आग्नेयास्त्र, बारूद की सींगनुमा डिब्बी और जॉर्ज का वह बैग भी डॉक के पास जमीन पर पड़ा मिला, जिसमें उसकी नकली रखी थी और जो पूरी तरह खाली था। पुलिस ने बाद में घोषणा की कि न केवल अपराधी $8,000 लेकर भाग गया, बल्कि माना जाता है कि उसने लगभग $80,000 के स्टॉक्स भी चुरा लिए। अधिकारियों ने जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि कोई गवाह नहीं था जो संदिग्ध की पहचान कर सके, जांच ठप हो गई। 2 नक्शे बनाए गए, जिनमें अपराध स्थल, उस रात जॉर्ज जिन जगहों पर गया था और हमले का संभावित कोड दिखाया गया था, पर हमलावर का विवरण न होने से ये पुलिस के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे। दवा दुकान के मालिक ने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था और वह पुलिस को सिर्फ इतना बता सका कि जॉर्ज ने उससे डॉक तक जाने का सबसे तेज रास्ता पूछा था, जिसके बाद वह अपने रास्ते चला गया। यह मामला कभी सुलझ नहीं सका और संभव नहीं कि हमें पता चलेगा किसने जॉर्ज की जान लेकर दौलत चुराई। नंबर 2, जीन टाउनसेंड का मामला दशकों से अनसुलझा है। इसी कारण इंग्लैंड के इतिहासकार इसे अक्सर चर्चा में लाते हैं। जीन का जन्म 1933 में साउथ रुइस्लिप, इंग्लैंड में हुआ। 21 साल की उम्र के बाद जीन ने वेस्ट एंड लंदन में थिएटर के कॉस्ट्यूम विभाग में काम शुरू किया। जीन की साख बहुत अच्छी मानी जाती थी और सभी के अनुसार वह बहुत बुद्धिमान और आकर्षक थी। जल्द ही जीन कई मशहूर मंच और फिल्म अभिनेताओं की दोस्त बन गई और कई ने कहा कि उन्हें शायद ही कभी शराब पीते देखा गया। 14 सितंबर 1954 को जीन अपने कुछ दोस्तों के साथ पिरामिड क्लब में समय बिता रही थी। वह क्लब की सदस्य थी, इसलिए अक्सर वहां जाती थी, जो उसी थिएटर के पास था जहां वह काम करती थी। बाद में दोस्तों ने पुलिस को बताया कि रात 11 बजे जीन घर जाने को निकले थे, लेकिन अगली सुबह उनकी मृत्यु की खबर से वे हैरान रह गए। उन्हें आखिरी बार साउथ रुइस्लिप स्टेशन से निकलते देखा गया। फिर वो घर गई। अगली सुबह उनका शव रसलिप के खाली मैदान में मिला। जांच से पता चला हमलावर ने उनकी काली सुनहरी स्कार्फ से गला घोंटा था। अनुमान था कि उनकी जान कहीं और ली गई, क्योंकि वहां की घास दबी थी। उनका पर्स, जूते और मोजे थोड़ी दूरी पर मिले थे और उनके शरीर पर किसी भी तरह की हिंसा के कोई निशान नहीं थे। शुरुआत में कहा गया कि उनकी जान पास के सैन्य अड्डे के किसी व्यक्ति ने ली और वह वहां से जा चुका था। पुलिस ने उस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। एक गवाह ने बताया कि आधी रात को उन्होंने एक महिला को मदद मांगते और 2 पुरुषों को बहस करते सुना। अविश्वसनीय रूप से इन दोनों पुरुषों का पता लगाया गया, लेकिन उन्होंने जीन पर हुए हमले के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया और वे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दे सके। जांच में अधिकारियों ने जीन कहां गई थी इसका पता लगाया। पता चला वो रात 11:45 बजे स्टेशन से निकली थीं और यह अनुमान लगाया गया कि या तो उन्होंने किसी के साथ लिफ्ट ली या फिर उन्हें जबरदस्ती उनकी इच्छा के खिलाफ किसी वाहन में बैठाया गया, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन था कि वह अपने हमलावर को नहीं जानती थीं। प्रगति न होने पर सिनेमा हॉल में संदेश दिखाए गए, जिनमें उस इलाके में मौजूद लोगों से अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया। कुछ समय बाद उस समय जिन्हें कपड़े धोने वाला कहा जाता था, ऐसे एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि एक अमेरिकी आदमी जिसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, कुछ फटे हुए कपड़े लेकर आया था जिन पर जैविक पदार्थ के दाग थे। बाद में पता चला कि इस इलाके में कई महिलाओं पर हमले हुए थे
और कम से कम एक महिला का गला घोटने से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। फिर महिलाओं को रात में समूह में चलने और सूर्यास्त के बाद बाहर न रहने की सलाह दी गई। जिन पर हमला करने वाले की पहचान नहीं हुई और 2 साल बाद डायना सटी की भी उसी तरह मौत हो गई। कई लोगों का मानना था कि इलाके में सीरियल किलर था, लेकिन गिरफ्तारी न होने से यह सिर्फ सिद्धांत रहा। नंबर 1, चलती गाड़ी से किए गए हमले का विचार हमें आजकल का लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 51 साल की एक महिला जिसका नाम मैरी गन था 1913 में ऐसे हमले की शिकार हो सकती हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मौत गलती से हुई थी। मैरी स्कॉटलैंड के नॉर्थ आयरशायर से थी और देश की पहली टेलीफोन ऑपरेटरों में शामिल हुई। 1913 में वो अपनी बहन जेसी और उसके पति अलेक्जेंडर के साथ पोर्टन क्रॉस के पास रहने चली गई ताकि वे सेवानिवृत्ति का आनंद ले सके। 18 अक्टूबर को उस इलाके में तूफान आया। मैरी, जेसी और अलेक्जेंडर ने अपने ड्राइंग रूम में समय बिताया। दोनों महिलाएं बुनाई कर रही थी और अलेक्जेंडर उन्हें W जैकब्स की किताब इट सन विच पोर्ट पढ़कर सुना रहे थे। कमरे के पर्दे खुले थे। अलेक्जेंडर खिड़कियों की ओर पीठ करके कुर्सी पर बैठे थे। यह एक आरामदायक और शांत शाम थी, सिवाय तूफान के। लेकिन करीब 8:30 बजे सब कुछ बदल गया। अचानक किसी ने घर की खिड़की से 6 गोलियां चलाईं और बाद में पता चला कि हमलावर ने भारी पिस्तौल इस्तेमाल किया था। जेसी को पीठ में 2 गोली लगी और वह गिर गया। गोलियों में से एक उस किताब से टकराया जिसे अलेक्जेंडर पढ़ रहे थे और फिर उसकी तर्जनी उंगली में जा लगी। 2 गोलियां उसकी कुर्सी से टकराई और 2 घर के बाहरी हिस्से से टकराई। दुर्भाग्य से मैरी की किस्मत और भी खराब थी। जेसी की पीठ और एक किडनी में गंभीर चोटें आई थी। उसे किलमोर नॉक इन्फर्मरी में इलाज मिला और वह पूरी तरह ठीक हो गई। मैरी को 3 बार गोली लगी, जिनमें से एक उसके दिल में लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अलेक्जेंडर ने पास के खेत में जाकर डॉक्टर और पुलिस को बुलाया। घर के बाहर पैरों के निशान के साँचे बनाए गए और अर्डनेल वुड सहित आसपास तलाशी ली गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। चूंकि अलेक्जेंडर ने उस दिन एक मवेशी बाजार का दौरा किया था और यह भी पता था कि उसके पास अच्छी खासी रकम थी, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि यह लूटपाट की ऐसी कोशिश थी जो नाकाम हो गई। क्योंकि घर से कुछ नहीं लिया गया, वह थ्योरी जल्दी गलत साबित हुई। चूंकि उस रात किसी ने भी उस घर के कुत्तों को भौंकते नहीं सुना, ऐसा माना जाता है कि हमलावर पीड़ितों को जानता था। कई संदिग्धों की पहचान की गई, जिनमें अलेक्जेंडर मैक्लेरन भी शामिल थे, जो शायद मैरी के साथ रोमांस शुरू करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन बाद में उन पर से शक हटा लिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि अलेक्जेंडर ने हमला खुद रचा था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला और जेसी ने पुष्टि की कि गोलियां इमारत के बाहर से चली थीं। यह मामला जल्दी ठंडा पड़ गया और सुराग न मिलने से मैरी का केस कभी सुलझ नहीं पाया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।